नमस्कार विद्यार्थियों। आज हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में कि किस प्रकार एक टीले की खुदाई होती है। एक तरीका होता है स्तर विन्यास, इसके अलावा एक तरीका होता है क्षैतिज खुदाई। इसके बारे में हमने जाना था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नई तकनीकी और पर्सन कि किस प्रकार नए पर्सन किसी खोज को हम जब करते हैं तब उभरते हैं, और फिर हम कौन कौन सी तकनीकी उस उत्खनन के समय हम उपयोग में लेते हैं किसी भी स्थान की खुदाई करते वक्त। ये चीज़ें हमें आज अध्ययन करनी है। तो इस टॉपिक में दिया है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वो होता है जिसके अंतर्गत किसी स्थान की खुदाई होती है, किसी प्राचीन स्थल की खुदाई होती है, और ये जो डिपार्टमेंट या जो विभाग कराता है उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। उसके डायरेक्टर जनरल RIM व्हीलर 1944 में बनते हैं, और उन्होंने क्षैतिज खुदाई करने की बजाय स्तर विन्यास, किसी टीले के स्तर विन्यास तरीके से खुदाई करने को ज़्यादा बल दिया। उन्होंने बताया कि जो स्तर विन्यास का अनुसरण करने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो खुदाई में नहीं मिलती हैं वो मिल सकती हैं। ये चीज़ें व्हीलर ने बताई हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में पाकिस्तान में मौजूद है। आज़ादी के बाद में जब भारत का विभाजन हो गया तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जैसे शहर भारत से अलग डिवाइड होकर पाकिस्तान में चले गए। तो अब भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की रुचि के बजाय भारतीय जो कुछ शहर थे जैसे कालीबंगा है और लोथल हैं, राखी गढ़ी हैं, धोलावीरा है, इन पे अन्वेषण भारतीय इतिहासकारों ने किया और उन्होंने इनके उत्खनन में हिस्सा लिया। और अब भी नए नए वहाँ पे अन्वेषण किए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जो भी नई खोज होती है तो एक नया जो हमारे सामने किसी भी चीज़ के बारे में कोई पर्दा होता है वो हटता है और नए पर्सन उभर कर आते हैं कि ये बर्तन हमें मिला है, पहले वहाँ पे ऐसा बर्तन मिला था। तो इससे कुछ नई जानकारी हमें मिलती है किसी भी स्थान की खोज से। तो पुरातत्वविदों ने और इसके बारे में काफ़ी अन्वेषण किया। अब 1980 के दशक के बाद में जो हड़प्पा क्षेत्र है यहाँ पर दिन और दिन रुचि बढ़ती ही जा रही है इतिहासकारों की। यहाँ सिर्फ भारतीय इतिहासकार ही नहीं बल्कि विदेशी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता भी यहाँ पे आते हैं, अन्वेषण करते हैं और फिर अपने अपने तरीके से वो कोई पर्सन देते हैं कि इस प्रकार हुआ होगा, ऐसी वो परिकल्पना करते हैं एक तरह से। तो ये चीज़ इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक यहाँ पे इस टॉपिक में हड़प्पा में व्हीलर एक टॉपिक आया। हड़प्पा में व्हीलर, हड़प्पा के अंदर का व्हीलर की एक पुस्तक है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1976 से यहाँ से एक उदाहरण लिया गया है आपकी किताब के अंदर। इसमें बताया गया कि किस प्रकार व्हीलर
1944 की एक गर्म रात के अंदर और स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक शहर के अंदर और एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर तांगे की सवारी करते हैं। ये उदाहरण दिया गया है। सवारी करने के दौरान चांदनी रात है और वो प्राचीन स्थल टीला है, वो उसमें चांदनी रात में मतलब प्रकाशमान दिखाई दे रहा है उनको। और फिर वहाँ पर एक उनके लिए कोई ठहरने की जगह विश्राम घर बनाया जाता है। विश्राम घर में जाकर वो ठहरते हैं। फिर जो तांगे का जो तांगा चलाने वाला है वो उनको देखते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर वो जो उसके जो साथी थे उनको ये कहते हैं कि हम जो तांगे चलाने वाला था वो व्हीलर को कहते कि हम कल सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच और अपना कार्य करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसी हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसी स्थान विशेष का अन्वेषण करेंगे क्योंकि उसके बाद में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है और आंधी बहुत ज़्यादा चलती है जिसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल हैं वो सो जाते हैं, एम व्हीलर। और रात को वहाँ पे जो जंगल है मतलब एक तरह का, वहाँ पर शियार भेड़िया इनकी आवाज़ पूरी रात वहाँ पर सुनाई देती है। फिर अगली सुबह 5:30 बजे पुरातत्व विभाग के जनरल उस बालू के टीले की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि मैं 10 मिनट वहाँ पे ठहरा, उस ऊंचे टीले को देखा और मैं अपने मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं अपनी आँखों को मलने लगा था। और 6 घंटे के बाद और जो उनके साथ एक कर्मचारी था वो घबरा गया, मतलब घबराते हुए उनकी तरफ देख रहा था। तो ये व्हीलर मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं ये सहायक कर्मचारी मेरे को और सन की न समझ ले कि ये तो मतलब अकेला ही काम करता है, दूसरों का कोई ध्यान नहीं देता है और मेरे काम के प्रति जिस प्रकार मैं काम करता हूँ उस हिसाब से मुझे कोई ये पागल नहीं समझ ले। इस प्रकार का एक उदाहरण RIM व्हीलर का इस टॉपिक में दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। तो जब कभी हमें किसी प्राचीन स्थल से कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हम उस वस्तु को अध्ययन करेंगे बारीकी से कि ये वस्तु यहाँ से मिली है। जैसे कोई मूर्ति मिली है तो मूर्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये मूर्ति यहाँ से मिली है तो क्या लोगों को धार्मिक ज्ञान था, क्या लोग इसकी पूजा करते थे, क्या ये सिर्फ एक मूर्ति थी, मनोरंजन का साधन था। इस प्रकार अनेक प्रश्न उठते हैं किसी भी चीज़ के संबंध में। तो टॉपिक में बताया गया है कि कोई भी वस्तु हमें मिलती है तो हम किस प्रकार उसको अतीत के साथ जोड़ेंगे और यदि हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो किस प्रकार उस समस्या का निराकरण। समस्या से मतलब है कि वो मूर्तियाँ कई बार क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ हो सकती थी क्या वहाँ पर, ऐसा हम मानते हैं। तो उस समस्या किस प्रकार निराकरण करेंगे, ये चीज़ें इस टॉपिक में बताई गई हैं। तो हड़प्पा में जो आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मर्द-भांड मिले हैं, घरेलू सामान मिले हैं, ये भौतिक साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार लोगों का रहन सहन था, कौन से वो उपयोग में लेते थे ये चीज़ें। और जैसे कि कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, ये चीज़ें तो आज मिल नहीं सकती क्योंकि ये समय के हिसाब से नष्ट हो गई होंगी, क्योंकि भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है
हड़प्पा सभ्यता भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो क्या है कि चमड़ा है वो गल जाता है, इतने दिनों में सड़ जाता है। और जो चीज़ें बची हैं वो ऐसी चीज़ें बची होंगी जो या तो ख़राब हो गई होगी या टूट गई होगी, उनको भगा दिया होगा, और जो सही वस्तु होगी उसको वापस लोगों ने वापस उपयोग करना शुरू कर दिया होगा। तो हमारे पास जो चीज़ें मिली हैं या तो टूटी हुई मिली होंगी, ऐसा इस टॉपिक में बताया है, या फिर कोई पत्थर की होंगी जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट टॉपिक है खोजों का वर्गीकरण। किस प्रकार हमें खोज करनी है, फिर किस प्रकार हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो पुरातत्व वेताओं ने पुरावस्तुओं का प्राप्ति के बाद और मतलब उन पे गहन अन्वेषण किया। इसके बाद में उन्होंने खोजों को वर्गीकृत किया। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है, जिसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि का मतलब है कि किसी प्रकार की शवाधान होते हैं ना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको जब गाड़ा जाता है तो उसकी जो अस्थियां मिलती हैं, हाथी दांत आदि के संबंध में। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पे, मतलब एक तो ये वस्तुएं होगी, दूसरा उनकी उपयोगिता के आधार पे वर्गीकरण करते हैं कि उनकी क्या उपयोगिता रही होगी। ये चीज़ें खोज में जो हमें वस्तुएं मिली हैं उनका वर्गीकरण इसी आधार पे किया जाता है। जिस प्रकार कोई औजार मिला है तो उसका उपयोगिता क्या रही होगी, क्या काम में लिया जाता था, ये किस आधार पे उसका वर्गीकरण किया जाता था। इसके अलावा जैसे कि आभूषण है, लोग उसको पहनने के काम में भी लेते थे, और कुछ लोग उनका मतलब अनुष्ठान, मतलब कोई पूजा में भी काम में लेते होंगे। अनुष्ठान का मतलब होता है किसी देवी देवता की पूजा करना। इस प्रकार किसी भी पूर्ववस्तु की उपयोगिता को समझकर अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं में उनकी समानता पर आधारित होती है। अब मन के चक्कियाँ, ये चीज़ें उदाहरण बताए गए कि उनकी क्या क्या उपयोगिता थी, और उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ये इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्याख्या की समस्या। अब हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि कई बार क्या है कि हमें कोई खोज होती है तो हमारे सामने प्रश्न उभर कर आ जाते हैं कि ये चीज़, ये वस्तु हमें मिली है। उसके अनेक प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि इस वस्तु के ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे मिली है, कौन कौन मतलब क्या यहाँ पर ऐसा होता था। ये चीज़ें इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया गया है। तो कौन कौन सी व्याख्या की समस्या उभर कर सामने आती थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी समस्या थी जैसे धार्मिक सभ्यता के बारे में। क्या क्यों क्यों क्या क्या है कि वहाँ पे लिपि तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जो कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इन लोगों का धर्म ये रहा होगा, ये मूर्तियाँ मिली हैं इसके आधार पे। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ धार्मिक प्रथाओं के बारे में हम कुछ व्याख्या संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में ये बताने का प्रयास किया है इस टॉपिक में। अब यहाँ पर एक मरण मूर्ति मिली है, ये देखो आपके सामने है मरण मूर्ति। ये एक मरण मूर्ति मिली है मातर देवी। क्या ये मातर देवी थी? अभी कोई भी मरण मूर्ति मिलते तो जो इतिहासकार है उनका अध्ययन करते हैं, फिर वो सवाल खड़ा करते हैं क्या है मातर देवी है। फिर अलग अलग विद्वान उसकी व्याख्या करते हैं कि हाँ ये इसके गले में आभूषण थे, ये मातर देवी हो सकती है, ये गले में आभूषण थे, और इसके सिर के ऊपर मतलब कुछ ताज टाइप का था, ये एक पत्थर की मूर्ति थी। ऐसा वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग उनकी पूजा करते होंगे और सब समाज इसको मानते होंगे, ऐसा सिर्फ अनुमान लगाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ विद्वानों ने कहा कि यहाँ एक कोई पुरोहित राजा भी होता था, उसकी भी मूर्तियाँ हमें मिली हैं। पिछले टॉपिकों में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक राजमहल मिला, उसमें पुरोहित राजा मिला है, लोग उसके आदेशों का पालन करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं। पुरोहित राजा के बारे में पहले बता दिया गया आपको। फिर यहाँ पे जो अन्य उदाहरण भी मिले हैं, जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा से भी हमें कुछ धर्म संबंधी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं कालीबंगा में।
लोथल में भी अग्नि वेदिकाएँ मिलती है। अग्नि वेदिका क्या होती है? जैसे वर्तमान समय में यज्ञ के लिए हम और जैसे अग्नि जलाते हैं, यज्ञ के अंदर हवन का नाम सुना होगा आपने, हवन होता है, उसी प्रकार की अग्नि वेदिका कालीबंगा मिली हैं, लोथल से मिली हैं और विशाल स्नानागार भी मिले हैं। तो इससे मतलब ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग धार्मिक चीज़ों में विश्वास करते थे। ये टॉपिक में बताने का प्रयास किया। फिर आगे ये सवाल पैदा होता है कि वो धर्म को मानते थे तो उनके देवता कौन होते थे, कौन से देवता थे? ये सवाल हमारे सामने उभर कर आता है। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग राय दी है। जैसे कि कुछ मोहरे हैं, उन पे भी हमें कुछ मोहरों के ऊपर आद्य शिव नामक, जिसे विद्वानों ने आद्य शिव कहा है, कुछ चित्र मिलता है। एक ऐसा मोहरे हैं, उन पे अनुष्ठान के दृश्य मिलते हैं। और इसके अलावा मोहरों पर कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर मिलता है जो जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है। तो विद्वान कहते हैं कि हो सकता है ये एक श्रृंगी जानवर की हड़प्पा सभ्यता में बहुत पूजनीय था। जैसे वर्तमान समय में गाय है वो बहुत पूजनीय है, तो उसी प्रकार एक श्रृंगी जो पशु था उसको पूजा जाता था, इसलिए उसकी मोहरें भी बनती थी। ये चीज़ बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक मोर पे और योगी की आकृति दिखाई देती है। आलाथी पलाथी मारकर वो बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, जैसे कि महात्मा बुद्ध को देखा होगा आपने ध्यान मुद्रा में, उसी हिसाब से एक योगी की मूर्ति मिली है। शायद इसमें ये चित्र आया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये रहा, एक योगी है और ये ध्यान मुद्रा में बैठा है आलाथी पलाथी मारकर। तो इसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने इसको आद्य शिव कहा है। आद्य शिव से मतलब है कि वो मानते हैं कि प्राचीन समय में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। ऐसा विद्वानों ने अपना अंदाज बताया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक अनुमान से परे है। तो आद्य शिव के बारे में, हिंदू धर्म का प्रमुख देवता है, इसके बारे में बताया विद्वानों ने कि हो सकता है ये आद्य शिव हो। इसके अलावा पत्थर के कुछ लिंग आकृति के कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ भगवान शिव से संबंधित हैं। ऐसा अनुमान लगाते हैं विद्वान इतिहासकार। और यहाँ पर कुछ परंपराएं भी हिंदू धर्म के समानता के आधार पे विद्वान कहते हैं कि हाँ, हिंदू धर्म के कुछ परंपरा हैं वो यहाँ पे उस समय थी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। आद्य शिव की मोहरों के बारे में, आद्य शिव के बारे में ये बताया जाता है, कुछ विद्वानों ने इसका ये भी कहा है कि देखो कि वो आद्य शिव नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ ने अनुमान लगाया। क्यों? अब आगे दे रखा है इस किताब में कि एक ऋग्वेद ग्रंथ है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो उस समय जो भगवान शिव था उसको रुद्र माना जाता था। क्या माना जाता था? रुद्र। और उसकी पूजा की जाती थी। वो पहले क्या था, उसको पशुओं का देवता माना जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है उस दौरान भगवान शिव को और मुख्य देवता माना जाने लगा। अब है मनुष्य का देवता हो गया। पहले वो पशुओं का माना जाता था, अब उसको मनुष्य का माना जाने लगा। तो फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय इस बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान शिव को उस समय पूजा ही नहीं जाता था। ऋग्वेद में भी नहीं पूजा जाता। उत्तर वैदिक काल में पूजा शुरू हुई थी भगवान शिव की, क्योंकि पहले उसको रुद्र देव माना जाता था, पशुओं को देवता माना जाता था। तो फिर उन्होंने सवाल उठाए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। वो हड़प्पा सभ्यता का जो आद्य शिव है वो कोई और है, कोई और पशुपति देवता है, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है। ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है। और वो कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि वो समन भी हो सकता है। समन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तंत्र विद्या में विश्वास करता हो। समन महिला और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं। कुछ मतलब जैसे कि आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास है। कुछ लोग मानते हैं
जो कुछ में अजीब शक्तियाँ हैं। तो फिर समन ऐसा व्यक्ति होता था जो कि दूसरी दुनिया की शक्तियाँ हैं उसके पास, और जादू से इलाज कर सकता है। ऐसा ऐसे व्यक्ति को समन कहा जाता है। आज भी कुछ समाज में ऐसा मानते हैं। ये चीज़ें ये कुछ मोहरें मिले हैं लिंग आकृति की वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, जिसका चित्र यहाँ पे दे रखा है, और अलग अलग प्रकार की मिली हैं। इनमें कुछ लाल मणि हैं, कुछ जेस्पर हैं। और ये अर्नेस्ट मैके ने अपने एक किताब है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में, उसमें से ये चित्र लिया गया है। इसके बारे में वर्णन कर रखा उसने। और फिर इस पार्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया गया है कि एक पक्की हुई ईंट की खिलौना भी मिला है यहाँ पे। ये आपके सामने पक्की हुई ईंट का खिलौना मिला है, जिस पे आगे पीछे दो जानवर हैं। ये कौन से जानवर हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला विद्वानों को, लेकिन ऐसी कुछ खिलौना गाड़ी मिली है इतिहासकारों को। अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये बताने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार खोज करनी चाहिए और किस प्रकार उसकी व्याख्या करनी चाहिए, और अभी भी हमारे पास जो जानकारी नहीं है उस गुत्थी को हमें भविष्य में किस प्रकार सुलझाना है, कौन से अन्वेषण करने हैं, ये चीज़ इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया है। और अब ये कह रहे हैं कि भविष्य में इसमें और भी अच्छे कार्य करने चाहिए और हमें और नई जानकारी मिलनी चाहिए, ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया है। ये आपका पूरा पाठ हो गया है, और अब ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सारणी है जो आपको पढ़नी है, बहुत ही इजी है। और फिर भी इसमें क्या है कि इस पोर्शन में से और परीक्षा में अर्धवार्षिक और वार्षिक में दोनों में इस पोर्शन में ये प्रश्न आते हैं कि दयाराम साहनी 1921 में माधव स्वरूप वत्स के सहयोग से हड़प्पा की उत्खनन कार्य करवाया था। 1925 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। ये चीज़ें हैं कुछ। 1960 में कालीबंगा बीबी लाल ने किया था, और 1990 में RS बिष्ट ने किया था। ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा एक चित्र और दे रखा है, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको थोड़ा। चित्र को समझा देता हूँ क्या है ये। अब ये चित्र दे रखा है, ये चित्र हमें मिला हड़प्पा के अंदर। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है और उसको क्या है कि यहाँ पे गाड़ा गया है। जैसे मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसको दफनाया जाता है ना, उसको दफनाया गया है यहाँ पर। इसके पास में कुछ औजार पड़े हैं, ये पात्र हैं उसके जो उसके दैनिक जीवन में काम आते थे। ये पात्र उसके साथ रखे गए हैं, ये कीमती पात्र हैं। और ये पूरा व्यक्ति है, उसकी अस्थियाँ हैं, अब उनकी हड्डियाँ बची हैं और बाकी पूरा शरीर उसका नष्ट हो गया है। और इसको अब किसी संग्रहालय में रखा गया है, अजमेर, दिल्ली या कहीं भी रखा गया है। तो इस समाधान में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो अमीर व्यक्ति होते थे उनके साथ पात्र रखे जाते थे, ये चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो आपका पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। यदि समझ में आ रहा है तो और दूसरे पार्ट का वीडियो बनाऊं, और नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उसमें और कुछ सुधार करूं। धन्यवाद।